वेलकम ऑन जेयू एग्री साइंसेज प्लेटफॉर्म। जेयू एग्री साइंसेज के मंच में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, फसलों में तनाव और उनका निवारण। किसान खेती करता है ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार लेने के लिए। इसमें बहुत बार फसलों में तनाव इनको नुकसान पहुंचाता है। तो हम देखते हैं कि पैदावार लेने के लिए क्या-क्या कारण जिम्मेवार होते हैं और किसान उनको कैसे हैंडल करता है। तो हम देखेंगे कि अच्छी पैदावार लेने के लिए जो मुख्यतया जो कारण जिम्मेवार होते हैं, उनमें भूमि का उपजाऊपन, मौसम और जितनी भी फसल में जो भी सामान डाला जाता है, उसकी गुणवत्ता, किसान की समझ, सिंचाई के साधन, कीड़े बीमारियां की रोकथाम या खादों का इस्तेमाल। तो ये जितने भी कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी अच्छी पैदावार देने के लिए अनिवार्य हैं। अगर इनमें किसी में भी कमी होगी तो पैदावार गिरेगी, क्योंकि कमी आने से फसल पे तनाव आता है और तनाव पैदावार को कम करता है। अब हम ये देखते हैं कि किसान बहुत बार जो ध्यान देता है, कीड़े-मकोड़े बीमारियों के लिए उसका काफ़ी ध्यान होता है, पेस्टिसाइड का काफ़ी इस्तेमाल करता है, खादों का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। और जो सामान लेके आता है वो भी अच्छी गुणवत्ता का लेके आता है। लेकिन जाने-अनजाने में कहीं मिट्टी के स्वास्थ्य को हम इग्नोर कर देते हैं। मौसम के बारे में तो ये मानना है कि ये तो भगवान की देन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, है भी ऐसा ही। और सिंचाई के साधन बहुत जगह जब वर्षा पर निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, तो समय पे बारिश ना होने से भी फसल में बड़ा तनाव आता है। तो ये जो ऐसा तनाव है, जो मिट्टी से संबंधित है या मौसम पे संबंधित है, उसको कैसे जो है उसको एड्रेस किया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि फसल के लिए ये तनाव आता क्यों है? इसलिए आता है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस हमेशा नहीं होती हैं। तो पहले देखें फेवरेबल कंडीशन होती क्या है? तो मिट्टी से संबंधित जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें आपको पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक मैटर ये सही होने चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जितने भी तत्व हैं वो सभी संतुलित मात्रा में बैलेंस न्यूट्रिशन उसके अंदर मौजूद होना चाहिए और जितने भी बेनिफिशियल लाभदायक जीवाणु जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हों, ताकि फसल को मिट्टी से जो भी मिले वो सही पूरे तरीके से बढ़िया अच्छा मिले। तो ये होगी फेवरेबल कंडीशन मिट्टी के अंदर से संबंधित। अगर हम बाहर से देखते हैं तो जैसे कि वर्षा है, यानी कि फसल को जब भी पानी चाहिए तो बारिश हो जाए, या सिंचाई के साधन ऐसे हों कि जब भी फसल मांगे तब उसको पानी मिल जाए। इसी तरह जितना तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो मिले, और जितनी देर तक लाइट चाहिए लाइट मिले, लाइट ना चाहिए तो ना मिले। हवा की भी उतनी ही रफ्तार, उतनी ही उसकी दिशा, डायरेक्शन ऐसी मिले जो फसल के लिए उपयुक्त हो। फसल को ऐसी एनवायरनमेंट मिले जिसमें सभी चीजें सुरक्षित रहें और साथ में कोई कीड़ा, बीमारी, घास का उसके ऊपर कोई भी अटैक ना हो। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। और फेवरेबल कंडीशन जितनी ज्यादा देर तक रहेंगी, उतनी ही फसल की पैदावार अच्छी निकलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि फसल को बिजाई से लेके कटाई तक हमेशा फेवरेबल कंडीशन मिलती रहती है? नहीं, मेनी ए टाइम्स नो, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। बहुत बार जमीन की कंडीशंस नहीं सही नहीं होती है, कई बार मौसम का मिजाज ठीक नहीं रहता है, तो फेवरेबल कंडीशंस जो है हमेशा प्रिवेल नहीं करती हैं। बहुत बार फसल को ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है जो फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। तो अगर हम इसको देखें कि भी जब उपयुक्त नहीं होंगी कंडीशंस तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ हम स्ट्रेस की परिभाषा देखते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट व्हेन ग्रोन इन नॉन फेवरेबल कंडीशंस। जब नॉन फेवरेबल कंडीशंस में उगाया जाएगा या ऐसी स्थिति उसके ऊपर आएगी तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक बायोटिक स्ट्रेस, एक एबायोटिक। पहले बायोटिक के बारे में जानते हैं, जो जिंदा चीजों के कारण होता है, जैसे कि कीड़े हैं, बीमारियां हैं या घास पात है, निमेटोड्स है
या सही अच्छे जीवाणुओं का जमीन में ना होना, तो ये सब कारण जो है बायोटिक यानी कि जैविक तनाव के कारण बनते हैं। एबायोटिक को देखें, जो निर्जीव चीजें से होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के कारण होता है, जैसे कि वेदर में क्या आता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, ड्रॉट और एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि बहुत सूखा हो, फसल पानी की वजह से मतलब कमी की वजह से खत्म हो जाए या पानी एक्सेस होने की वजह से खत्म हो जाए, हवा की डायरेक्शन है, उसकी रफ्तार है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये निर्जीव चीजें हैं जो मौसम पे संबंधित हैं, तो ये एबायोटिक स्ट्रेस फसल के ऊपर लाती हैं। दूसरा एबायोटिक स्ट्रेस मिट्टी से आता है। अजैविक तनाव में जैसे स्ट्रक्चर ठीक नहीं, टेक्सचर ठीक नहीं, पीएच या ईसी ठीक नहीं है, अपने जो फसल के लिए तत्व हैं उनकी कमी है या कभी-कभी एक्सेस भी हो जाते हैं, वो भी खराब करता है। जमीन का पानी कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी है, तो ये सभी जो है अजैविक तनाव के, जो मिट्टी से संबंधित अजैविक तनाव मिलता है, इन कारणों से होता है। या जो हम भी अपनी फसलों पे तरह-तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उनके कारणों से भी कई बार फसल पे तनाव पैदा होता है। तो ये हमने जाना बायोटिक और एबायोटिक 2 तरह का तनाव फसल के ऊपर आ सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कोई तनाव आएगा, चाहे वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ड्रॉट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बीमारियां, घास यानी कि खरपतवार, केमिकल और एप्लीकेशन, इनके कारण जब भी तनाव पड़ता है, तो फसल के अंदर, प्लांट के अंदर आरओएस प्रोडक्शन होता है। आरओएस क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। आरओएस आर केमिकली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। इनके अंदर ऑक्सीजन बहुतायत होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी सेल जो है, प्लांट की कोशिकाएं जो है, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से फसल की पैदावार में फर्क पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल डैमेज है, लाल लाल निशान आप देख रहे हैं, ये प्लांट की शेल के अंदर दिखाया है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, मतलब पत्ते को अंदर से दिखाया गया है कि कोशिकाओं के अंदर जो लाल निशान आप देख रहे हैं, जब तनाव आता है तो आरओएस बढ़ जाता है और सेल डैमेज होती हैं आरओएस के कारण, और जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा फंक्शन नहीं हो पाता है और पूरा प्लांट की फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट का जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खासकर फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में या टिलरिंग में, ऐसे समय में हो जाए तो पैदावार में और भी ज्यादा गिरावट आती है। अब हम देखते हैं कि जैसे-जैसे फसल के अंदर तनाव बढ़ता है, तनाव जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा कंज़्यूम होएगी, एनर्जी ज़्यादा कंज़्यूम होएगी तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग जो है कम होगी और अल्टीमेटली तनाव जैसे बढ़ेगा, पैदावार में गिरावट आती चली जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैविक-अजैविक तनाव कितना-कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो देखते हैं कि 65% जो है ये एबायोटिक अजैविक तनाव के कारण नुकसान होता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। 65% तक पैदावार का नुकसान अजैविक तनाव से है। 11% जो है ये जैविक तनाव के कारण होता है, जिसके ऊपर किसान पूरा जोर लगा देता है, इनकी तरफ ध्यान कम रहता है और सिर्फ 24% ही यील्ड मिलती है। तो हम देखते हैं कि ये जो 65% नुकसान है, ये किन-किन वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, सूखा है, बाढ़ है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है या जमीन की सैलिनिटी या एल्कलिनिटी, जो जमीन की एक अवस्था जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट फसल को नहीं मिलते हैं, यानी कि अस्वस्थ मिट्टी के अंदर, फिर जमीन के अंदर हैवी मेटल्स होना या बहुत ज्यादा फसलें लगातार लेते रहना, तो इन कारणों से बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऐसा पाया गया है कि आप इसमें देखेंगे कि भाई एवरेज यील्ड जो निकलती है, जैसे मक्का, गेहूं, सोया, मिलेट्स, ओट, बार्ले, इन सभी फसलों में ये जो नीले निशान में दिख रहा है, इतना पैदावार मिल पाता है। हरे निशान से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये जैविक तनाव से नुकसान होता है, और ये जो ऊपर आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये जो है अजैविक तनाव के कारण नुकसान होता है, एबायोटिक फैक्टर्स के कारण होता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान इसके कारण होता है।
तो अभी तक हमने देखा कि बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब उनको कम करके फसल की पैदावार को गिरने से रोका जाए, यानी कि पैदावार को बढ़ाया जाए और क्वालिटी को सुधारा जाए। तो ये कैसे होगा? तो ये हम करेंगे मॉर्गेन और एलिवियो के द्वारा। ये दोनों प्रोडक्ट हमको ट्रेड कॉर्प स्पेन से मिली हैं। दोनों प्रोडक्ट से स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है ये देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट जैसे बताया कि स्पेन से ट्रेड कॉर्प कंपनी से ली जाती हैं, तो हम कह सकते हैं ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, इंपोर्टेड है, स्पेन से लाई गई है। दोनों ही बायोलॉजिकली इसकी उत्पत्ति है, जो मतलब समझो जैविक तरीके से इनको बनाया जाता है। और दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर ये ताकत है कि ये स्ट्रेस सहने की ताकत को बढ़ाकर पैदावार और क्वालिटी को बढ़ाने में सभी तरह की फसलों में मदद करती हैं। अब अगर हम मॉर्गेन को देखें तो मॉर्गेन इज ए नेचुरली बायोस्टिमुलेंट बेस्ड ऑन हाईली कंसंट्रेटेड अल्फा फ्री अमीनो एसिड्स derived from vegetable origin. It acts as stress reliever against chemical or abiotic stress like drought, excess water, high or low temperature, etc. It also helps to reduce droplet size that increase tank efficiency with other chemicals. इसका मतलब ये है कि मॉर्गेन अल्फा फ्री अमीनो एसिड से बना हुआ है, जो कि वेजिटेबल ओरिजिन से मिले हैं, जिसके अंदर एबायोटिक स्ट्रेस जो केमिकल से हो या वेदर से हो उसके सहने की ताकत फसल की बढ़ती है। और साथ में जिस भी केमिकल के साथ मिला के, चाहे फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या वीडीसाइड है, उसके ड्रॉपलेट साइज को छोटा बनाता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और मॉर्गेन के अंदर अल्फा फ्री अमीनो एसिड्स जो है वो लगभग 26% होते हैं वेट बाई वॉल्यूम, और इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 5.2 वेट बाई वॉल्यूम जो है ये होती है। अब मॉर्गेन कंटेन्स अल्फा फ्री अमीनो एसिड्स जो कि 17 तरह के होते हैं, नेचुरल ओरिजिन यानी कि प्लांट ओरिजिन से ये बने हुए हैं, और एसिड हाइड्रोलाइसिस विधि से इनको फ्रीली अवेलेबल कराया गया है। इसके अंदर हैवी मेटल्स नहीं होते हैं, और ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान में जेयू एग्री साइंसेज द्वारा लाया गया है। मॉर्गेन क्या करता है? ये सीडलिंग और ट्रांसप्लांट को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाता है, उसका सर्वाइवल में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ बढ़िया होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, फ्रूट सेटिंग बढ़िया आती है, और कोई भी हर्बिसाइड का या किसी और भी केमिकल का, क्लाइमेट का या ड्रॉट का कोई भी नुकसान होता है, कोई तनाव होता है, उसको कम करता है। ये एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, जिसके कारण फोलियर एप्लीकेशन किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की करेंगे तो ड्रॉपलेट साइज छोटा करके उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। तो ये सारे काम मॉर्गेन करता है। अब आप देखेंगे कि जो प्रोटीन्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो अमीनो एसिड्स जो है किस किस तरीके से होते हैं। या तो प्रोटीन्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, या इससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स जिसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स जो हैं ये होंगे, या स्टैंडर्ड फ्री अमीनो एसिड्स होंगे जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस तरह 3 तरीके के अमीनो एसिड्स मार्केट में मिलते हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं जो प्लांट लीफ में बड़े आसानी से स्प्रे करने के बाद समा जाते हैं, और मॉर्गेन उन्हीं छोटे साइज के अमीनो एसिड से, जो स्टैंडर्ड फ्री अमीनो एसिड्स हैं, इस तरीके से मॉर्गेन बना हुआ है, इसलिए दूसरों से अलग है। अब आप देखेंगे कि जब इनका प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाएगा तो ये जो प्रोटीन्स जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनका स्प्रे करेंगे तो ये प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, ये लीफ के ऊपर ज्यादा रह जाएगा। इसी तरह जो पेप्टाइड्स हैं जो मार्केट में कई बार मिलते हैं, इनका स्प्रे करेंगे तो ये भी प्लांट के अंदर पूरे तरीके से नहीं जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो फ्रीली अवेलेबल अमीनो एसिड्स होते हैं ये देखेंगे आप प्लांट लीफ के अंदर पूरे तरीके से समा जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये इतने छोटे होते हैं जो लीफ में सही तरीके से बैठते हैं, और यही जो है स्टैंडर्ड फ्री अमीनो एसिड्स जो है मॉर्गेन के अंदर है। इसलिए मॉर्गेन दूसरे वाले अमीनो एसिड्स जो बाजार में हैं उनसे बढ़िया है,
क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होने के कारण प्लांट लीफ में पूरा जाता है, जबकि दूसरे हालांकि उनमें अमीनो एसिड की परसेंटेज 50-50% से ज्यादा होती है, लेकिन वो पेप्टाइड्स या कॉम्प्लेक्स होने के कारण प्लांट को नहीं मिलते हैं, जबकि मॉर्गेन फ्री अवेलेबल होने के कारण 26% होते हुए भी 50% से ज्यादा वाले अमीनो एसिड से भी अच्छा काम करता है। अब ये देखो कि मॉर्गेन के अंदर 17 तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, जबकि जो दूसरे अवेलेबल जो बाजार में है उनमें 10 से ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए मॉर्गेन दूसरों से डिफरेंट है, अलग है। और ये जो 17 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, सबका अलग अलग काम है। जैसे सभी अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, ग्लाइसिन्स जो है वो डीएनए सिंथेसिस का काम करता है, ग्लूटामिक एसिड क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के सभी अमीनो एसिड्स अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब इस वीडियो के जरिए हम ये देखेंगे कि मॉर्गेन कैसे तनाव के वक्त फसल की मदद करता है। इसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हमारा काम है कि हम फसलों की देखभाल करें, क्योंकि जब भी हम बीज लगाते हैं, फसल उगती है, तो उसके ऊपर तरह तरह के मौसमों का प्रभाव होता है। उसके ऊपर टेम्परेचर का या पानी का या कभी कभी किसी और तरह के तनाव का सामना करना पड़ता है। और जब तनाव होता है तो ये पूरी ईल्ड मिलने की बजाय हमारी ईल्ड कम हो जाती है। तो ये मॉर्गेन को इसलिए बनाया गया ताकि तनाव से पैदावार कम ना हो। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक या फोटो केमिकल रिएक्शन से होने वाले तनाव को कम करने के लिए मॉर्गेन कैसे काम करता है। तो प्लांट की भाषा में समझें तो आप देखेंगे कि एक लीफ के अंदर आपको एक फैक्ट्री की तरह दिख रहा है। इसमें आप क्लोरोफिल बर्न के माध्यम से या जमीन से तत्व रोशनी लेके जो फोटोसिंथेसिस होता है, आप उसको इस तरीके से समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, नाइट्रोजन हमने जमीन के अंदर दिया, तो ये एक प्लांट के अंदर खाना बनाने की, फूड बनाने की फैक्ट्री है। तो इसमें काम कैसे होता है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे इसके अंदर काम होता है। जब नॉर्मल कंडीशन रहेंगी तो आप देख रहे हैं कि पूरा अमीनो एसिड्स बन के आएगा और प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अब उसके अंदर बनेगा। लेकिन जब हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार मौसम खराब होता है, तो मैं एक बार फिर दिखाता हूं आपको कि सही कंडीशन जब होगी तो कैसे प्रोटीन बनते थे। अब दिखाया कि जब कभी अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है, चाहे वो टेम्परेचर से है या किसी और वजह से है, तो उस समय क्या होगा। आप देखेंगे कि अमीन नाइट्रेट बहुत थोड़ा बनेगा, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स के अंदर बहुत बड़ा गैप आएगा और प्रोटीन जो है ये छोटा छोटा बनने लगे। लेकिन जब मॉर्गेन जिसके अंदर 17 तरह के अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, जब इसका स्प्रे करेंगे तो कैसे ये काम करता है यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए आप, जो अमीनो एसिड्स धीरे धीरे बन के आ रहा था, तो यहाँ से डायरेक्ट मॉर्गेन की वजह से जो गैप था वो फिलअप हो रहा है, वो पूरा गैप हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार अमीनो एसिड्स बनते हुए पूरी मात्रा में प्रोटीन बनता है। तो इस वीडियो के जरिए हमने ये देखा कि कैसे मॉर्गेन फसल के अंदर तनाव को बचा के पूरी ईल्ड दिलाने में हमको मदद देता है। तो मॉर्गेन को नर्सरी में 7 से 10 दिनों, यानी कि 7 से 10 दिन ट्रांसप्लांटिंग यानी कि अपरूट करने से पहले हम उस पे ऊपर डाल सकते हैं 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर। और मेन फील्ड में इसकी एप्लीकेशन बिजाई के या ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 30 दिनों बाद करें और सेकंड एप्लीकेशन उसके 2 हफ्ते बाद करें। इसकी मात्रा 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर या 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मॉर्गेन बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को स्ट्रेस से और उसकी सेल्स की फंक्शनिंग सही करता है, सेल को सही रख के। और अगर हम होल प्लांट लेवल पे देखें तो रिड्यूस को स्ट्रेस को कम करता है। 17 तरह के अमीनो एसिड्स फसल को मिलते हैं, जिससे स्ट्रेस बचा के और 17 तरह के अमीनो एसिड्स देने से
फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों के अंदर बढ़ोतरी मिलती है। ये रिजल्ट हमने फील्ड में देखे हैं। मॉर्गेन बहुत अच्छा काम करता है, जांचा परखा है। आप भी इसको जांच परख सकते हैं। इसके रिजल्ट बड़े शानदार आपको देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरे उत्पाद एलिवियो की बात करते हैं। एलिवियो भी जैसे बताया कि ये भी ट्रेड कॉर्प स्पेन से आया है। इसके अंदर मेनली एक समुद्री घास एस्कोफाइलम नोडोसम है, जिसको कोल्ड एक्सट्रैक्टेड के बेस पे जेंटल कोल्ड एक्सट्रैक्शन विधि से तैयार किया गया है, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसके अंदर हम देखेंगे एस्कोफाइलम नोडोसम 13% है, नाइट्रोजन भी इसके अंदर 4.838% है। मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत अच्छा है, 6.25% इसके अंदर मैग्नीशियम है। फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए मोलिब्डेनम और बोरॉन चाहिए होते हैं, तो वो भी इसके अंदर 0.25% और 1.2% होते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर कि जो समुद्र के किनारे पे जो घास होते हैं, उन घास को यहाँ पे लिया जाता है। और उसको क्यों लेते हैं? क्योंकि समुद्र के किनारे पे पानी कभी अंदर जाता है समुद्र के अंदर, कभी बाहर आता है। ये इस वीडियो में भी आप नीचे भी देख पाएंगे कि पानी कैसे आगे बढ़ रहा है। और ये आर्टिफिशियली दिखाया है कि हर 6 घंटे में पानी अंदर जाता है और 6 घंटे के बाद बाहर आता है। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला वीड है, जो ये वाला समुद्री घास है, जो एस्कोफाइलम नोडोसम है, ये 6 घंटे पानी से बाहर होता है, 6 घंटे ये पानी के अंदर होता है। इसलिए इसके अंदर तनाव सहने की बहुत अच्छी इसके अंदर ताकत हो जाती है। और दूसरा, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी हैं, और न्यूट्रिएंट और तनाव दोनों को ये सही करता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि ये 2 in 1 प्रोडक्ट है एलिवियो, जो न्यूट्रिशन भी देता है और स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। अब ये जो एलिवियो है, जैसे बताया कि ये जेंटल कोल्ड एक्सट्रैक्शन विधि से तैयार किया गया है। ये क्या है कि इसमें एक तो वीड को हैंड हार्वेस्ट करके लाया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है, और हम सही तरीके से ओनली एस्कोफाइलम को ही लाते हैं, यानी कि मिलावट उसके अंदर नहीं हो पाती है। फिर उसको ठंडे तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन यानी कि उसका जूस तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, सारे न्यूट्रिएंट उसके अंदर बराबर मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसका भी जो एप्लीकेशन है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग और जस्ट आफ्टर फ्रूट सेट अगर करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसका हम 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर या 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, और 15 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे करने से और भी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके भी रिजल्ट हमने जगह जगह देखे हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, जांचा परखा हुआ है। आप देख सकते हो ये धान के अंदर उड़ीसा में एक ट्रायल का रिजल्ट आप देख रहे हैं, जहां एलिवियो डला है। वहां 1 स्क्वायर मीटर के अंदर यानी कि 50 पेनिकल्स वहां पे ली, जिसका वेट 280 है, जहां नहीं लगा वो 215 है। तो पैदावार में काफी इजाफा देखने को मिला है। और ये दोनों प्रोडक्ट स्पेन ट्रेड कॉर्प की टेक्नोलॉजी है, जो काफी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। उनका एक बहुत अच्छा R&D सेंटर है, और ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे मॉर्गेन और एलिवियो को स्पेन के अंदर बनाया जाता है। तो दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ जांच परख के एक बड़े-बड़े कंटेनर्स में इंडिया में लाई जाती है। यहाँ हम इनको पैक करके मॉर्गेन और एलिवियो के नाम से आप लोगों को देते हैं। दोनों स्पेन से इंपोर्टेड हैं। तो हम इन दोनों प्रोडक्ट का भी थैंक्स करते हैं, और आपका भी थैंक्स करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका लाभ उठा के अपनी फसलों से तनाव दूर करने के लिए मॉर्गेन, जो जनरली फसल की शुरुआती अवस्था में, और एलिवियो, जो शुरुआत फसल की बाद की अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की मात्रा 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर या 250 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।